सभी विद्यार्थियों को मेरा सप्रेम जय भीम। नमो बुद्धाय। क्योंकि ये जो 6 दिन है, ये 6 दिन में मैंने आपको होमवर्क दिया था। दो अभ्यास दिए थे। तो पहला अभ्यास जो है, सबसे पहले दिया हुआ जो होमवर्क था, वो भी बहुत सारे लोगों ने अच्छी तरह से किया है। और गुड रिस्पांस फ्रॉम यू ऑल। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और जो दूसरा जो होमवर्क दिया था, वो भी करने की बहुत सारे स्टूडेंट ने कोशिश की है। लेकिन कुछ कुछ स्टूडेंट्स को जो कठिनाई आई, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह ये हमारा अभी आज का क्लास शुरू हो रहा है। तो इस क्लास में हम आज स्त्रीलिंग जो शब्द होते हैं, नाम, स्त्रीलिंग शब्द नाम में, मतलब नाउन में, तो उनकी क्या विभक्ति होती है, उनके क्या प्रत्यय होते हैं, और उस प्रत्यय लगाकर हम आज वाक्यों में भी उसका उदाहरण लेंगे, ताकि हमको पता चले, मालूम हो, और हम जान सके, समझ सके कि इसका ट्रांसलेशन कैसा हो सकता है। तो स्त्रीलिंग जो शब्द है, उनकी जो विभक्ति है, वो बहुत ही सिंपल और समझने में बहुत ही आसान है। और रिपीटेशन तो बहुत है इसमें। तो ये बहुत ही लोग जल्दी ये हमें समझ में आ जाएगा। इसके पहले हमने पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, उनके सब प्रत्यय देखे, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग शब्द के। और पुल्लिंग में भी हमने अ से, मतलब अकारांत से लेकर उ, दीर्घ, दीर्घ उकारांत, मतलब सब संयम सबन्यु तक हमने प्रत्यय देखे। और नपुंसकलिंग के भी हमने जो स्वयंभू जो है, अ से लेकर स्वयंभू तक हमने उसके प्रत्यय देखे। तो हमारा ये टारगेट ही है, मतलब ये जो हम सीख रहे हैं पोर्शन, वो विभक्ति में आता है। और विभक्ति का पोर्शन पाली भाषा में उसका जो हिस्सा है, वो बहुत बड़ा है। मतलब 60% तो विभक्ति होती है। और विभक्ति ये ऐसी चीज है यहाँ पाली भाषा में, अगर वो समझ में आ गई तो समझो आपने 90%, है पोर्शन 60%, लेकिन 90% आपको पाली समझ में आ गई, ऐसा मैं समझता हूँ। क्योंकि विभक्ति जो होती है वो, और उनके प्रत्यय जो होते हैं, ये प्रत्यय सेंटेंस में, मतलब वाक्य में एक दूसरे को जोड़ते हैं। और जोड़ते वक्त, जोड़ने से पहले या जोड़ने के बाद, उसका एक दूसरे से जो संबंध जो होता है, जो रिलेशनशिप होता है, वो बताते हैं और वाक्य को पूरा करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण पोर्शन है विभक्ति का। ये समझना बहुत ही जरूरी है। अगर विभक्ति समझ में नहीं आई, या उसका एप्लीकेशन समझ में नहीं आया, या ट्रांसलेशन कैसा करना है ये समझ में नहीं आया, तो आपको आगे जाने में कोई ये नहीं है, मतलब आगे आगे नहीं जा सकते। आगे जाने में आपको कठिनाई होगी। तो इसी तरह हम अच्छी तरह से, इस तरीके से ये जो विभक्ति का जो पोर्शन है, हम अच्छी तरह हमें देर लगी तो भी चलेगा, लेकिन हर एक को ये पोर्शन आना ही चाहिए। जैसे क्रियापद हमने सीखा, क्रियापद का हमने वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल में जो प्रत्यय होते हैं, तो वो प्रथम पुरुष के अनुसार, मध्यम पुरुष के अनुसार और उत्तम पुरुष के अनुसार हमने हर एक काल के जो प्रत्यय सीखे, और उसका इस्तेमाल वाक्यों में कैसे किया जाता है, ये भी हमने सीखे। वैसे ही ये जो विभक्ति है, ये विभक्ति अ, आ, इ, उ, और ए और ओ, ये जो स्वर है, उनके अंत जो है, ये स्वरांत शब्द जो है, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग में हम उनको पढ़ेंगे, सीखेंगे। तो अभी हम स्त्रीलिंग का जो शब्द होते हैं, उनके जो प्रत्यय होते हैं, वो देखेंगे।
तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जैसे कि पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में आकारांत शब्द नहीं होते हैं, आकारांत शब्द नहीं होते हैं, उसी तरह स्त्रीलिंग में आकारांत नहीं होते हैं। तो वो शुरू होते हैं आकारांत से, मतलब जिस शब्द के आ, आगे आ स्वर का अंत होता है उसे आकारांत हम कहते हैं। तो वो आकारांत शब्द से हम शुरू करते हैं। पुल्लिंग में मैंने कहा आपको कि पुल्लिंग में और नपुंसकलिंग में आकारांत शब्द नहीं होते, लेकिन एक ऑप्शन है, मतलब ऑप्शनल शब्द है, मतलब अपवाद हम उसे कहते हैं। तो एक सा शब्द है, तो उसका मीनिंग भी कुत्ता होता है। तो ये सा जो शब्द है कभी कभी इस्तेमाल किया जाता है, मतलब सा जो है ये आकारांत शब्द है, लेकिन उसका मीनिंग जो है कुत्ता है, तो वो पुल्लिंग में आ जाता है। अभी मैंने आपको कहा कि ये आकारांत शब्द पुल्लिंग में नहीं आता, लेकिन ये अपवाद है। तो ये बात सत्य है कि पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में आकारांत शब्द नहीं आता है। तो आकारांत जो शब्द है, हम हमारे हमें अभ्यास करने के लिए, अध्ययन करने के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लता या कन्या शब्द ले सकते हैं। जैसे कि हमने पुल्लिंग में बुद्ध शब्द लिया, और नपुंसक में फल शब्द लिया, और फिर इकारांत में हमने मुनि शब्द लिया, और दीर्घ इकारांत में हमने दंडी शब्द लिया। इसी तरह एग्जाम्पल, मतलब उदाहरण के तौर पर हम कन्या शब्द लेके उनकी विभक्ति का जो हम अभ्यास करेंगे। तो मैं आपको मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। वो स्क्रीन शेयर करके मैं आपको उस कन्या शब्द या लता शब्द जो भी है, बहुत सारे शब्द है आकारांत इसमें पाली भाषा में, तो उसका हम अभी अध्ययन करेंगे। तो मैं अब मेरा स्क्रीन अभी शेयर कर रहा हूँ। स्त्रीलिंग शब्द हम उदाहरण के तौर पर लता शब्द ले रहे हैं, लता। ओके, लता। तो उसी तरह जो पहले पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में हमने सीखा, उसी तरह प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, छठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति। और यहाँ पे मैं एक वचन और बहुवचन यहाँ लिखता हूँ। अर्थ तो हर एक विभक्ति का सबको अभी मालूम है। अभी क्लास में ऐसा एक भी विद्यार्थी ढूंढकर भी मुझे नहीं मिलना चाहिए कि जिसे विभक्ति के अर्थ मालूम नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ कि हमारे क्लास में एक भी विद्यार्थी ऐसा नहीं मिलना चाहिए कि उसे हर विभक्ति का अर्थ मालूम नहीं है। तो अगर किसी को मालूम नहीं है, तो पिछले क्लास में जो मैंने पढ़ाया है वो रिकॉर्डिंग है, वो सुनकर वो उसकी अच्छी तरह से पढ़ाई कर ले। ओके। तो प्रथमा विभक्ति एक वचन का हम देखते हैं, प्रथमा विभक्ति में वो जैसा शब्द है वैसा ही हम लिखते हैं। मतलब लता शब्द लिया है, यहाँ पे कोई क्यों सा ये क्या बोलते हैं इसे, प्रत्यय नहीं लगाया है। ओके। तो लता, लता, लतायो, यहाँ पे लता, लता यो। द्वितीय विभक्ति है लतंग, यहाँ लता, लता यो।
ओके, अभी ये दोनों एक जैसे है, लेकिन प्रथमा विभक्ति में जो लता लतायो आता है, तो उनका काम जो है, मतलब उनका एक्शन, उनका फंक्शन जो है, वो क्या है, कर्ता की तरह। और द्वितीय विभक्ति जो है लता लतायो, ये अगर शब्द वाक्य में आए तो उनका फंक्शन क्या, कैसा होता है, कर्म की तरह होता है। ओके, ये आप ध्यान में रखिए। ये आपको अभी सबको पता है। कर्ता का मतलब क्या है, कि जो क्रिया करता है उसे हम कर्ता कहते हैं, जो क्रिया करता है। और कर्म का मतलब होता है जिस पर क्रिया हो रही है, जिस पर क्रिया हो रही है, हो रही है। ओके, अभी तृतीया विभक्ति जो है, तृतीया विभक्ति से लेकर सप्तमी तक एक ही प्रत्यय इसे लगाया जाएगा, वो है य। तृतीया विभक्ति से लेकर सप्तमी तक, मतलब देखिए यहाँ से लता, ये मूल शब्द हो गया, और य प्रत्यय यहाँ लग गया, लताय। ओके, चतुर्थी भी लताय, पंचमी भी लताय, छठी लताय, और सप्तमी भी लताय, और एडिशनल यहाँ पे लता यंग, ये भी आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और तृतीया से आगे अनेक वचन में, बहुवचन में, वो जो हमने बहुवचन में मुनि या उकारांत शब्द की जो प्रत्यय हमने बहुवचन में देखे, उसी तरह ये स्त्रीलिंगी में भी उसी तरह प्रत्यय आ जाएंगे। तृतीया का मतलब ही और भी होता है प्रत्यय, तो यहाँ पे भी हम लता ही और लता भी, ये शब्द प्रत्यय हम यहाँ पे लगाएंगे। तो ये लता य या लता ही लताई भी, ये तृतीय विभक्ति का जो शब्द है, उनका अर्थ क्या हो जाएगा, लता के द्वारा या लता के मार्फत, लता के द्वारा। तो यहाँ पे इसे करण हम कहते हैं, करण, तो द्वारा इसका मतलब हो जाता है, या मराठी में हम उसे मार्फत कहते हैं। ओके, द्वारा। तो यहाँ पे अभी चतुर्थी विभक्ति जो है, तो हमें पता है कि वहाँ पुल्लिंग में, नपुंसकलिंग में हमने नंग ये प्रत्यय देखा था। तो यहाँ भी लता को नंग प्रत्यय लग जाएगा, नंग, चतुर्थी विभक्ति में। तो इसे हम कहते हैं संपदान, संपदान हम कहते हैं। तो इसका मीनिंग क्या होता है, के लिए, के लिए, या चाकरिता, या चा साठी। ये तो सबको पता है, लेकिन फिर भी मैं आज ये क्यों ले रहा हूँ, कि भी ये आज लास्ट है, क्योंकि इसके आगे मैं ये आपको पढ़ाऊंगा नहीं, या आपको सबको मालूम होना चाहिए। इसीलिए मैं आज थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ, रिवीजन ले रहा हूँ। तो लताय, लतानंग, ये क्या है, चतुर्थी है, उसे हम संपदान कहते हैं। मतलब हम संपदान, प्रदान मतलब देना है किसी के लिए, या चाकरिता, या चासाठी, मतलब लता के लिए या लताओं के लिए। अनेक वचन में हम क्या कहेंगे, लताओं के लिए, जो अनेक लता है उनके लिए। पंचमी विभक्ति में लताय, और उसी तरह तृतीया विभक्ति और पंचमी विभक्ति, ये क्या होती है, सिमिलर होती है, एक जैसे होती है। तो यहाँ भी लता ही और लता भी ऐसे प्रत्यय आ जाएंगे, और इसे हम अपदान कहते हैं, अपदान। तो अपदान का मतलब होता है अपदान, मतलब मतलब दूर जाना, विरह होना। तो इसी अर्थ से यहाँ पे पंचमी का अर्थ होता है चा पासून, मतलब मराठी में चा पासून कहते हैं,
लेकिन हिंदी में हम उससे, मतलब भिक्खू से दूर जा रहा है, गांव से दूर जा रहा है, तो से हम यहाँ पे ऐसा लिख देंगे से। और मराठी में चा पासून, ऐसा हम लिखेंगे यहाँ पे। छठी विभक्ति है लताय, यहाँ पे य प्रत्यय है। और हमें मालूम है कि चतुर्थी विभक्ति और छठी विभक्ति ये एक जैसी ही होती है, तो लतानंग ही यहाँ पे प्रत्यय आ जाएगा। और इसे हम क्या कहते हैं, संबंध कहते हैं। तो इसका जो उपयोग है, ये दो तरीके से होता है। एक मतलब आप कोई चीज के पोजीशन में हो, मतलब उसकी स्वामी हो, तो ये होता है। मतलब पोजीशन, मतलब उसके मालिक होते हो, इसलिए। तो हम यहाँ पे उसका चा ची चे, या दूसरा जो उपयोग है वो रिलेशन दिखाता है। रिलेशन दिखाता है, मतलब लता, लताय, लताय पुष्पम। अगर हम ऐसा कहेंगे तो क्या, लता, लता का पुष्प, ऐसा हो जाएगा, ऐसा। तो ये जो है पोजीशन हो जाता है। लेकिन ब्राह्मण से पुत्र अगर हम कहे तो वो क्या होगा, ब्राह्मण का पुत्र, मतलब रिलेशन यहाँ पे दिखाई देता है। इसी तरह इसका छठी विभक्ति का हम उपयोग देखते हैं। और लास्ट में हम देखते हैं लताय, लतायंग, ये दो है। यहाँ पे यंग ये एक्स्ट्रा आ गया है, लेकिन अनेक वचन में हम देखते हैं लता सु। मतलब ये जो है इसे हम अधिकरण कहते हैं, अधिकरण कहते हैं। और इंग्लिश में हम इसे लोकेशन भी कहते हैं, लोकेशन। मतलब जो शब्द होता है उसका लोकेशन, मतलब उसके अंदर या बाहर, या ऊपर या नीचे, ऐसा इसका मीनिंग हो जाता है। तो लतासु बोले तो बहुत सारे लताओं पर भी होता है, लताओं के नीचे होता है, लताओं के अंदर भी हो सकता है। तो इसका मीनिंग ऐसा हो जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे उसका अधिकरण। तो अधिकरण का मतलब होता है अंदर या बाहर, ऊपर या नीचे। तो इसी तरह देखिए, ये जो स्त्रीलिंग शब्द है, लता शब्द है, तो पटमा में हमने जैसा शब्द लिया है वैसा ही रहता है। तो ये पुल्लिंग में भी उसी तरह है। मुनि शब्द हम जैसा होता है वैसे ही लिखते हैं, भिक्खु शब्द हम जैसे होता है वैसे ही लिखते हैं, ह्रस्व और दीर्घ भी जो शब्द होता है वैसे लिखते हैं। इसी तरह स्त्रीलिंग में भी हम पटमा विभक्ति का शब्द जैसा होता है वैसा लिखते हैं। सिर्फ अकारांत शब्द, मतलब बुद्ध शब्द में यहाँ पे पटमा विभक्ति एक वचन में क्या लगता है, प्रत्यय लगता है। बाकी कहीं पे भी प्रत्यय लगता नहीं, ये आप अच्छी तरह से ध्यान में रखिए। मतलब साधुकं मनोसी करो, मतलब बहुत ही अच्छी तरह से आप उसको ध्यान में रखें। तो लता, लतायो, ये करता है, ये कम्मा है। लतंग, यहाँ पे आ का यहाँ पे लोप हो गया, लतंग हो गया। लता, लतायो, ये दोनों ही सेम है, लेकिन उसके फंक्शन अलग अलग है। करता है एक, और दूसरा कम्मा है। और तृतीया का करण, संप्रदान, अपदान, संबंध और अधिकरण। और उसके जो अर्थ है जो मैंने बताए, ये अभी आपको सबको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। तो इसी तरह हम कन्या शब्द जो है, तो उसका भी हम इसी तरह विभक्ति चला सकते हैं। तो कन्या शब्द जो है कैसे आएगा, यहाँ पे कन्या प्रथमा विभक्ति एक वचन, कन्या, कन्या, कन्यायो। इसी तरह
नंतर यहाँ पे कन्यंग, अभी लतंग जैसा हो गया है, तो उसी तरह हम कन्यंग, कन्या, कन्यायो, कन्याय, कन्याही, कन्या भी, कन्याय, इसका मतलब क्या होगा? तृतीया का, कन्या के द्वारा। और कन्या ही कन्याभिका का मतलब होगा अनेक कन्याओं के द्वारा, और या अनेक कन्यांच्या मार्फत, इसी तरह इसका अर्थ हो जाएगा। चतुर्थी में कन्याय बोल हमने कहा तो क्या होगा? कन्या के लिए हो जाएगा, कन्या के लिए। और लतान सॉरी कन्यानन कहा तो बहुत सारे कन्याओं के लिए, ऐसा इसका मतलब हो जाएगा, क्योंकि ये चतुर्थी विभक्ति है, उसका मतलब ही यह है के लिए, या चा करता चा साठी। पंचमी में भी देखिए, लताए के बजाय हम कन्याय कहेंगे। अगर हम कन्याय शब्द लेते हैं तो उसका मतलब होता है कन्या से दूर जो को भी जा रहा है, उसका ऐसा मतलब हो जाए, मतलब उसका विग्रह हो रहा है, उससे दूर जा रहा है, इसका ऐसा मतलब हो जाएगा। और कन्या ही कन्या भी का मतलब पंचमी में क्या हो जाएगा कि वो बहुत सारे जो कन्याएं हैं उससे कोई तो भी दूर जा रहा है, मतलब अपदान। मराठी में च्या पासून मतलब त्यांच्यापासून, कन्यापासून कोई तो भी दूर जा रहा है, ऐसा इसका मतलब होगा। लताय, लतानंग, ये छठी विभक्ति है, तो इसके बदले में हमने कन्या शब्द लिया तो कन्याय हो जाएगा या कन्यानंग हो जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा विभक्ति का? ये संबंध दर्शाता है। तो कन्या का, कन्या की, या कन्या के, इसका मीनिंग ऐसा हो जाएगा। और बहुवचन में क्या होगा? बहुत सारे कन्याओं का, या कन्याओं की, या कन्याओं के, ऐसा इसका मीनिंग हो जाएगा। और आखिरी में सप्तमी में कन्याय, कन्यायंग, ये यंग का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, कन्यायंग। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? कन्या के ऊपर या नीचे, अंदर या बाहर। और लतासु के बजाय कन्या अगर शब्द लिया, लता के बजाय कन्या शब्द लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कन्या सु, मतलब कन्या के, अनेक कन्याओं के ऊपर नीचे, ऐसा इसका मतलब हो जाएगा। तो ये स्त्रीलिंग शब्द जो है आकारान, मैं यहाँ पे लिखता हूँ आकारान। आकारान हमने लता लिया और कन्या शब्द भी लिया, ये कन्या ऐसा लिखते हैं। तो इसी तरह ये जो प्रत्यय है, ये लता शब्द को लगाकर मैंने आपको बताया है, मतलब कन्या शब्द लगाकर और कन्या शब्द, लता शब्द लगाकर हमने यहाँ पे आपको उदाहरण के तौर पर हमने यहाँ पे लिख कर दिया है। तो ये आपको मुखगत करना है या पाठ करना है। अगर ये पाठ हो गए तो आगे जो इकारांत है, ह्रस्व और दीर्घ, उकारांत, ह्रस्व और दीर्घ स्त्रीलिंग शब्द आपके अच्छी तरह से आपको वो आ जाएंगे, या बहुत आसान हो जाएगा समझने में। तो अभी ये लता और कन्या के जरिए मैंने आपको ये प्रत्यय मैंने पढ़ाए और उसके अर्थ भी दिए। तो सिर्फ अगर ये आपने लिख लिया सबने? हेलो, ये जी समझ में किसी को कोई कठिनाई नहीं ना, कंफ्यूजन वगैरह कुछ नहीं? तो ये मैं हाँ बोलिए केदारनाथ जी। लीलो सर। ले लेना, ओके, थैंक यू, थैंक यू। तो मैं ये क्लियर करता हूँ और आपको सिर्फ प्रत्यय यहाँ पे देता हूँ। मतलब अभी देखिए, एक वचन में जो है वो जैसा शब्द होता है वैसे ही होता है, यहाँ पे भी जैसे है वैसा ही। और जो प्रत्यय हम लगाते हैं, ये एक वचन
और ये बहुवचन। और यहाँ पे द्वितीय विभक्ति में अंग प्रत्यय लगाया लगाया जाता है, और इधर यो। ओके। अभी तृतीया में क्या है? यह है, और यहाँ पे क्या है? ही और भी। यहाँ पे यह है, यहाँ पे क्या आएगा? नंग। ये अभी आपको, ये प्रथमा, द्वितीया, तृतीया या चतुर्थी, ये प्रत्यय है। और पंचमी में भी यह प्रत्यय होते हैं, यह होता है। और यहाँ पे भी ही और भी प्रत्यय होता है। छठी में जो है, यहाँ भी यह प्रत्यय होता है, यहाँ पे नंग प्रत्यय होता है। यहाँ पे चतुर्थी जो है, यहाँ पे नंग है। छठी में भी नंग है। देखिए तृतीया में यहाँ पे ही भी है, पंचमी में भी ही भी है। ये ऑड एंड इवन नंबर जो होते हैं, ये उसके प्रत्यय समझ लीजिए कि वो एक जैसे ही होते हैं। और सप्तमी में य और यंग, ये यंग एडिशनल है, लेकिन वो बहुत बड़े पैमाने में उसका उपयोग किया जाता है। और लास्ट में है सु। तो ये जो है, ये स्त्रीलिंग शब्द जो है आकारांत के प्रत्यय है, आकारांत के प्रत्यय हैं। ओके। तो इसी तरह कन्या या लता के तरह पाली भाषा में बहुत सारे स्त्रीलिंग शब्द है, मतलब आकारांत शब्द है। तो उस शब्दों को हम ये प्रत्यय लगाकर, अभी ये प्रत्यय हमने दिए हैं, मैंने दिए, तो ये प्रत्यय लगाकर वाक्य में हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कौन से शब्द है? ये कुछ एग्जाम्पल के तौर पर भरिया, ये शब्द है भरिया। तो भरिया शब्द उच्चार करने के बाद हमें पता चलता है कि या जो प्रत्यय है, तो ये या प्रत्यय नहीं है, तो लास्ट का य जो है, उसे कौन सा स्वर जोड़ा गया है? आ जोड़ा गया है। भरिय आ, मतलब य जो होता है, ये लास्ट का ऐसा उसका पैर यहाँ पे मोड़ा जाता है, मतलब आधा हो जाता है। और यहाँ पे अगर हमने आ जोड़ दिया, तो ये अक्षर क्या हो जाता है? या बन जाता है। तो ये आखिरी का आ जो है आकारांत, उसे हम पढ़ रहे हैं, तो उसका ये उदाहरण है धुरिया, मतलब आकारांत शब्द है धुरिया। और भाषा, आप लिख लीजिए, मैं ये उदाहरण दूं। भाषा है मतलब पाली भाषा, ऐसा भी हो सकता है। पाली, पाली भाषा। और धम्मशाला, धम्मशाला या गंगा, गंगा। विशाखा, विशाखा। हम्म, और और क्या हो सकता है? नावा। बहुत सारे अकारण शब्द है, किताब में दिए हुए हैं। अविज्ञा, अविज्ञा, अविज्ञा है। करुणा है, करुणा है। या तन्ना है, या पटिपदा है, पटिपदा। और अम, अक्षरा, अक्षरा। अक्षरा का मतलब होता है अप्सरा, अप्सरा। ये अभिज्ञा, इसका मतलब होता है लोभ, होता है लोभ।
लेकिन ये लोभ ऐसा सिंपल लोभ नहीं है, ये विशेष प्रकार का लोभ होता है। मतलब अभिजा का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का जो संपत्ति होता है, संपत्ति होती है, वो मुझे मिल जाए, ऐसा लोभ जब करता है तो वो अभिज्ञा कहते हैं, उसे सिर्फ लोभ नहीं कहते। उसके लिए मतलब दूसरे की संपत्ति या जो भी उसका जो लाभ है वो मुझे विनाशायस मिल जाए, ऐसा जो चिंता करता, मतलब ऐसा कोई अभिलाषा करता है, लोभ करता है, तो उसे क्या कहते हैं? अभिच्छा। तो इसी तरह इसे लोभ कहते हैं, विशेष तरीके का लोभ कहते हैं अभिज्ञा को। और उक्का, उल्का, उल्का का ये उक्का का मतलब उल्का। ओके। सभा भी है, सभा हम कहते हैं ना, सभा। तो ये सारे जो शब्द है ये क्या है? आकारांत शब्द है। तो ये कौन सा ही ये यहाँ का एक शब्द हमने लिया कोई भी, तो इसे अगर ये प्रत्यय लगाएंगे तो उसका उस विभक्ति के अनुसार उसका मीनिंग हो जाएगा। मतलब अगर हमने विशाखा लिया तो क्या होगा? विशाखा, विशाखा, विशाखायो, विशाखं, विशाखा, विशाखायो, विशाखायो, विशाखाय, विशाखाई, विशाखाभि, विशाखाय, विशाखानंग। विशाखानंग मतलब क्या? बहुत सारे विशाखा जो है उनके लिए। और एक वचन में विशाखाय का मतलब हो गया विशाखा के लिए। तो इसी तरह ये शब्द जो है ये सब क्या हो गए? स्त्रीलिंग शब्द जो है उसका विभक्ति लेकर शब्द रूप बन गए। तो हम अभी अगर इसका अगर एग्जाम्पल लेंगे तो आकार अंक का एग्जाम्पल सेंटेंस में अगर लेंगे तो इस उसके वो कैसा हो जाएगा? ये लिख ले आपने सब, ये क्लियर कर दूं? यहाँ पे देखिए, अगर मैंने लिखा कन्या यो गंगा यंग नाहा तुम गच्छन्ति। ओके। ये यहाँ पे ये सेंटेंस है। तो इसको हमें ट्रांसलेशन करना है तो वो जो पैटर्न है पहले से ही मैंने बताया, उसी तरह से करना है। गच्छन्ति का मतलब होता है जाते हैं। तो ये गच्छन्ति अंति प्रत्यय लग गया, मतलब गच्छ और अंति। ये अंति प्रत्यय वर्तमान काल का अनेक वचन में प्रत्यय है, प्रथम पुरुष का। तो हमें यहाँ ही यही पता चल जाता है, अगर क्रियापद अनेक वचन में है तो 100% कर्ता जो है वो भी अनेक वचन में हो जाएगा। तो गच्छन्ति का मतलब होता है जाते हैं। तो हम इसे पूछेंगे कि कौन जाता है? कौन जाता है? तो कन्या ये हो जाता है। मतलब ये देखिए यहाँ पे अनेक वचन, मतलब एक कन्या नहीं, बहुत सारे कन्याएं जो है वो जाते हैं, कन्याएं जाते हैं। अभी इसके अंदर जो भी शब्द है वो अभी लेंगे हम। गंगा यंग। तो हमें पता है कि गंगा शब्द जो है ये क्या है? मूल शब्द है और वो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। तो हम आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के हिस्से में जाएंगे।
और देखेंगे कि यहाँ पे यंग जो प्रत्यय लगा हुआ है वो कौन सी विभक्ति में है। तो वो पता लगाने के बाद हमें पता चलता है कि यंग जो प्रत्यय है ये सप्तमी एक वचन में है। तो सप्तमी एक वचन का मतलब होता है, क्या होता है, अंदर बाहर या ऊपर या नीचे। ओके। तो फिर वो जो अर्थ है यहाँ पे हम लगाएंगे, गंगा को लगाएंगे, मतलब क्या, अभी वो लगाएंगे हम तो उसका मीनिंग हमको पता चल जाएगा। लेकिन ये जो आगे का नहा तुम जो है, तो ये तुम जो है, तुम प्रत्यय जो है यहाँ पे, ये इसका मतलब होता है के लिए। आप कहेंगे कि ये चतुर्थी का भी यही मीनिंग है, तो चतुर्थी का ये मीनिंग किस तरह नहीं है, क्योंकि तुम प्रत्यय जहां पे लगता है उसका वो हेतु दर्शाता है, मतलब क्या करने के लिए जा रहे हैं। हाँ, क्या करने के लिए जा रहा है, तो नहाई तुम, मतलब नहाने के लिए जा रहा है। तो उनका जाने का जो हेतु है, कारण जो है, ये तुम दिखाता है हमें, ये तुम प्रत्यय होता है। तो अभी आपको पता चल गया कि कन्यायो गंगायं नहायितुम गच्छन्ति। नहा का मतलब होता है नहाना, मतलब स्नान करना। तो क्या हो गया, इस वाक्य का मीनिंग क्या हो गया, बहुत सारे कन्यायो, कन्या गंगा नदी में, हाँ, गंगा में मतलब गंगा के अंदर, नदी के अंदर, नहायितुम मतलब नहाने के लिए जाते हैं, गच्छन्ति। तो यहाँ पे कन्यायो ये जो शब्द है ये भी स्त्रीलिंग है, और गंगा शब्द जो है ये भी स्त्रीलिंग है। तो ऐसे हम उसका उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण हम देखेंगे, अहम पाठशालम। ओके, अहम पाठशालम गच्छामि। मतलब अभी यहाँ पे देखिए, गच्छामि जो क्रियापद जो है ये यहाँ पे आया है। तो मी ये प्रत्यय जो है, मी ये वर्तमान काल का एक वचन का उत्तम पुरुष का प्रत्यय है। मी, ये मी म उत्तम पुरुष का एक वचन का, मी ये एक वचन में है, और म ये अनेक वचन में, वर्तमान काल का। तो गच्छामि का मतलब होता है मैं जाता हूँ। ओके। तो ये गच्छामि एक वचन में है, इसलिए कौन जाता है, तो अहम मतलब मैं। तो ये भी कर्ता जो है एक वचन में है, अहम। तो इसे गच्छामि को हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, प्रश्न पूछेंगे, कहाँ कहाँ जा रहे हो, जाने की क्रिया किस पर हो रही, तो पाठशालन, मतलब ये कम्म हो गया, ये अहं क्या हो गया, कर्ता हो गया, ये कम्म हो गया, और ये क्रियापद हो गया। ओके। इस तरह ये वाक्य हो गया। लेकिन यहाँ पे पाठशालन ये शब्द है, ये आपको इसका मूल शब्द आपको पता लगना चाहिए कि ये मैं पाठशाला को जाता हूँ, मतलब स्कूल में जाता हूँ, या स्कूल को जाता हूँ, स्कूल में नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो स्कूल में अगर बोली, अगर हम यहाँ पे पाठशाला यंग अगर लिखेंगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। पाठशाला यंग ये तो सप्तमी का है। तो अभी इसका ट्रांसलेशन कैसा करना पड़ेगा, मैं पाठशाला में जाता हूँ, मतलब अंदर जाता हूँ, ऐसा इसका मीनिंग हो जाएगा। लेकिन अगर ये हमने यंग निकाल लिया तो क्या होगा, पाठशाला को जा रहा हूं, मतलब पाठशाला, मराठी में हम क्या कहेंगे, ला या पाठशालेस या ला, मतलब वो घर पे ही है या कहीं और है, वहां से वो किसी को कह रहा है कि मैं पाठशाला को जाता हूँ। तो इसी तरह ये स्त्रीलिंग पाठशालम, मतलब
द्वितीय विभक्ति यहाँ पे आई है। और हाँ, मयंक मयंक धम्मं सोतुम, मयंक धम्मं सोतुम सालायन। अभी मैंने आपको ये कहा सालायन निशिदाम, अगर यहाँ पे मैंने ऐसा लिखा निशिदाम, मयंक धम्मं सोतु सालायन निशिदाम, ये देखिए यह लग गया तो इसका मीनिंग चेंज हो गया। तो मयंक का मतलब होता है हम, और ये कर्ता हो गया, और कर क्रियापद क्या है, निशिदाम मतलब क्रियापद है, ये अनेक वचन में है, तो कर्ता भी अनेक वचन में है। तो निशिदाम का मतलब होता है बैठते हैं, मतलब नीचे बैठते हैं, इसका स्पेसिफिक मीनिंग नीचे बैठते हैं। तो कौन नीचे बैठता है, तो मयंक मतलब हम नीचे बैठते हैं, हम। धम्मं सोतुम मतलब धम्म को सुनने के लिए, ये सोतुम जो शब्द है या तुम यहाँ पे लग गया, जिसका मैंने पहले वाक्य में भी आपको अर्थ बताया है। तो सो जो है, सु इसका मूल मूल शब्द है, मतलब धातु है। सु का मतलब होता है सुनना, वहां उससे सुनाती या सुनाती, ये क्रियापद तैयार होता है। लेकिन ये जो निमित्तार्थक प्रत्यय जो होता है, अव्यय होता है, तो वो सुनाती का सो हो जाता है। तो सोतुम का मतलब होता है सुनने के लिए, मतलब उसका उद्देश्य जो है, कारण जो है, हेतु जो है, यहाँ पे स्पष्ट होता है तुम प्रत्यय लगाने से। ओके, तो सोतुम मतलब सुनने के लिए। सालायन, अभी आगे का शब्द क्या है, सालायन। तो ये क्या हो गया, सालायन मतलब स्कूल। मयंक धम्मं सोतुम सालायन निशिदाम, निशिदाम। ओके, मयंक धम्मं सोतुम सालायन निशिदाम। ये निशिदाम जो है, ये क्रियापद है, इसको म लग गया है। निषिद जो है मूल धातु है, मूल धातु तो यहाँ पे सिद्ध है, इसको नी उपसर्ग लगाया है, मतलब प्रीफिक्स लग गया है। और म जो है, ये वर्तमान काल का उत्तम पुरुष का अनेक वचन का म प्रत्यय यहाँ पे लगा है, क्रियापद का। ओके, तो ये अनेक वचन में है, इसलिए कर्ता भी जो है, कौन बैठ रहा है, निषिद्ध का मतलब होता है बैठना। तो कौन बैठ रहा है, मयंक मतलब हम बैठ रहे हैं। तो ये हम हो गया मतलब कर्ता। तो ये सोतुम जो है, इसका मतलब होता है सुनने के लिए, सुनने के लिए। क्या सुनने के लिए, धम्मम सुनने के लिए, मतलब धर्म। अभी ये सालायन जो शब्द है, तो ये मूल शब्द है साला, मतलब शाळा। मराठी में हम इसे शाळा कहते हैं। तो यंग जो है, ये क्या है, ये सप्तमी का एक वचन का प्रत्यय है, यंग। तो साला को यंग प्रत्यय लग गया, इसका मतलब हो गया स्कूल, या हम स्कूल को क्या कहते हैं हिंदी में, हिंदी में क्या कहते हैं स्कूल को, स्कूल, शाला, शाला ही बोलते हैं। शाला ही बोलते हैं क्या? हाँ। हाँ, जेठे जी बोलेंगे, क्या बोलते हैं? सर पाठशाला का शब्द ऐसा आता है उसका। नहीं, ये संजीव जी गौतम बराबर बोलेंगे, क्या बोलते हैं? हाँ, नवोदय शाला सर। हाँ शाला ही बोलिए, बोलेंगे। नवोदय सर। नवोदय बोलिए। विद्यालय। विद्यालय बोलते हैं, अच्छा। नहीं, विद्यालय तो हम कॉलेज। पांचवी के बाद जब जाते हैं तो वो बोलते हैं, लेकिन हम पहली कक्षा, दूसरी कक्षा,
इसको क्या कहते हैं? प्रारंभिक स्कूल बोल सकते हैं फिर। प्रारंभिक तो प्रारंभिक इंग्लिश में बोलो विद्यालय। ना। स्कूल तो हमें मालूम है, प्रारंभिक स्कूल को क्या बोलते हैं? अच्छा तो ठीक है। छोटी जो क्लास होती है स्कूल जो होते हैं उसे प्राइमरी पाठशाला बोलते हैं उसे। ठीक है, प्राइमरी पाठशाला, हम पाठशाला ही बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि शाला में मतलब, हमारे इधर हिंदी में प्राइमरी पाठशाला बोला जाता है उसे। ओके ओके ओके, ठीक है। प्राइमरी पाठशाला मतलब प्रारंभिक पाठशाला हम कह सकते हैं। ओके ओके। शालायन मतलब स्कूल में, स्कूल में अच्छा। नीचे बैठते हैं, नीचे बैठते हैं। ओके, नीचे बैठते हैं। तो निशिदाम, निषिद्ध का मतलब नीचे बैठना है, सिर्फ बैठना ऐसा नहीं होता, ये आप ध्यान से सुनो। तो इसका मतलब हो गया हम धर्म सुनने के लिए स्कूल में नीचे बैठते हैं। ओके, नंदा जी आपको क्या प्रॉब्लम है? अभी ये एग्जाम्पल है, ये चौथा या पांचवा, दारिकायो श्रद्धाय बुद्धं वंदती। ओके, तो ये वंदती हम यहाँ देखेंगे तो ये इसका धातु जो है वंद, मतलब प्रशंसा करना, अच्छी तरह से बोलना। ओके, और ये अंति प्रत्यय लग गया तो ये हो गया अनेक वचन में, वर्तमान काल में प्रथम पुरुष का अनेक वचन में हो गया। ओके, वंदती मतलब वंदन करते हैं। कौन वंदन करते हैं? दारी कायो। तो ये दारी का जो शब्द है, मूल शब्द है, आकारांत शब्द है, यो प्रत्यय लग गया। ओके, ये यो प्रत्यय लग गया, तो यो प्रत्यय लगने से ये अनेक वचन बन गया, मतलब बहुत सारी लड़कियां, हाँ छोटे लड़कियां, मतलब 8 या 12 साल की जो लड़कियां होती है उसको हम दारिका कहते हैं, दारिकायु। तो यहाँ सद्दाय बुद्धंग, अभी ये सद्दा जो है, ये शब्द भी क्या है? आकारांत ही शब्द है और स्त्रीलिंग की है। तो ये यहाँ पे लग गया, उसका प्रत्यय लग गया, तो सद्दाय बुद्धंग। तो ये वंदन किसे करती है? तो बुद्ध को वंदन करती है, मतलब ये कम हो गया यहाँ पे। ओके, और कौन करता है वंदन? तो दारिकाय, ये करता हो गए। तो अभी ये हो गया, अभी श्रद्धाय ये शब्द है। तो हम कॉमन सेंस से जानते हैं श्रद्धाय बुद्धं वंदती, मतलब हम श्रद्धा से, ऐसा कहते हैं, श्रद्धा से हम बुद्ध को वंदन करते हैं। तो ये श्रद्धा से का मतलब क्या होता है कि श्रद्धा के द्वारा या श्रद्धा के माध्यम, मतलब ये हमें ये जानना चाहिए कि यह जो प्रत्यय है, ये श्रद्धा जो है, ये कौन सी विभक्ति में है? ये तृतीया विभक्ति में है। तो ये हमें पता चलना चाहिए, श्रद्धाय बुद्धं वंदती। तो यहाँ पे अभी स्त्रीलिंग आकारांत में हम देखते हैं तृतीया से सप्तमी तक। तो श्रद्धा से, या श्रद्धा के लिए, या श्रद्धा से मतलब विरह पंचमी का, या श्रद्धा या मतलब श्रद्धा, श्रद्धा श्रद्धता, श्रद्धे की, या श्रद्धा में, ऐसे सारे हम ऑप्शन जो है ट्राई करके देखेंगे तो हमें पता चलता है कि ये तृतीय विभक्ति में अप्रोप्रिएट है, मतलब सही बैठता है। तो श्रद्धा से बुद्ध को वंदन करते हैं, ऐसा इसका मतलब हो गया। बहुत सारी लड़कियां श्रद्धा से बुद्ध को, एक ही बुद्ध है, बुद्धंग मतलब अकारांत शब्द है और ये द्वितीय में है, बुद्धं वंदंती, मतलब बहुत सारी लड़कियां श्रद्धा से बुद्ध को वंदन करती है, मतलब उनकी प्रशंसा करती है। वंदन का मतलब क्या करना है? वंद का मतलब होता है प्रशंसा करना। ओके, और नम का मतलब है नमामि किया हमने, नमामि नमंती बोला तो क्या है? बेंड डाउन, मतलब वो झुकती है, आदर से उनके आगे झुकती है, नमामि। ओके, तो ये इसका अर्थ हो गया। और उदाहरण
हम लेते हैं नरा, नरा पन्यं लभितुम। अभी ये तुम प्रत्यय आपको सबको मालूम हो गया है कि इसका मतलब क्या होता है। लभ का मतलब होता है लाभ होना, मतलब प्राप्त करना, और लभितुम का मतलब होता है प्राप्त करने के लिए, मतलब उसका हेतु जो है क्या है, प्राप्त करने के लिए। ओके, लभितुम भाषायो। मैं पाली भाषा ही लिखता हूँ, पाली भाषा, पाली भाषा उपगणन्ति, उपगणन्ति। ओके, ये उपगणन्ति है, हाँ? तो क्या है, नरा पन्यं लभितुम पाली भाषा उपगणन्ति। ओके, नरा पन्यं लभितुम पाली भाषा उपगणन्ति। उपगणन्ति का मतलब होता है लेना, मतलब टू टेक। इंग्लिश में क्या कहेंगे हम, टू टेक। उपगणन्ति मतलब लेना है या प्राप्त करना है। तो लभितुम का भी मतलब होता है प्राप्त करना या उसका लाभ होना, और उपगणन्ति, गण्य का मतलब होता है लेना। ओके, तो यहाँ पे हम उसको सीखने के दृष्टि से हम उसका ट्रांसलेशन करेंगे। तो उपगणन्ति मतलब सीखना होता है या लेना, लेते हैं या सीखते हैं, सीखते। ओके, कौन सीखते हैं, कौन लेते हैं, तो नरा मतलब बहुत सारे मनुष्य, अनेक मनुष्य। अभी ये पन्यंग शब्द का मूल शब्द क्या है, कौन बता सकता है, और कौन सी विभक्ति में है पन्यंग। पन्यंग शब्द जो है ये, उसका मूल शब्द कौन सा है और विभक्ति कौन सी है, पन्यंग, कौन बता सकता है। पन्न सर, मूळ शब्द हाँ पन्न, हाँ, पन्नग पन्नंग, ये विभूति पन्नंग ऐसा, द्वितीय। ये मूल शब्द पन्नंग ऐसा है क्या, पन्नंग या पन्यंग। प्रश्न होते ना सर त्याचा प्रश्न। नहीं 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 नहीं, ये पन्यंग है ना, ये न्य को न्य लगाया है, ये ऐसा है पन्यंग। पन्यंग मूल शब्द कौन कह सकते हैं, वंदना जी, विमलेंद्र, विमलानंद। सर सर हाँ, प्रज्ञा असेल का, प्रज्ञा पय्या म्हणतात. प्रज्ञा, यस गुड। तो मूल शब्द है पैया, ये मूल शब्द है। ओके, तो पैया शब्द जो है, हम जब उसका उच्चार करते हैं तो अंत में क्या आता है, आ आता है, मतलब ये स्त्रीलिंग आकारांत शब्द है पैया। ओके, तो इसका जब हम द्वितीय विभक्ति में जाते हैं तो उसका पन्या का द्वितीय विभक्ति एक वचन में क्या होता है, पन्यंग। हाँ, पन्यंग, न्य मतलब ये जो हमारी जो जीभ है ना, वो पूरी वहां यहाँ पे ऊपर चिपका देना है, और नासिका से, नाक से आपको आवाज करना है, पन्यंग ऐसा, पन्य, पन्या ऐसा। तो नरा पन्यंग लभितुम पाली भाषा उद्घनति। लभितुम मतलब पन्या, लभितुम, पन्यंग लभितुम मतलब प्रज्ञा को प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए ये, अभी प्रज्ञा को प्राप्त करने के लिए भी हम लिख सकते हैं, या प्रज्ञा प्राप्त करने के लिए भी हम ले सकते हैं। ओके, पाली भाषा उगणांति मतलब पाली भाषा
यहाँ पे सिर्फ पाली भाषा मतलब प्रथमा विभक्ति जो है एक वचन। तो हमने देखा है, मैंने आपको बताया है कि प्रथमा विभक्ति एक वचन जो होता है एक कर्ता के रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा सिर्फ उसका नाम जो है वो दिखाने के लिए, वो समझने के लिए भी हम प्रथमा विभक्ति एक वचन या अनेक वचन का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम वो दूसरा जो अर्थ है यहाँ पे उसको लगाएंगे। तो पाली भाषा, हम यहाँ पे सिर्फ पाली भाषा लिखेंगे। तो क्या होगा, मनुष्य प्रज्ञा को प्राप्त करने के लिए पाली भाषा सीखते हैं या लेते हैं, मतलब टू टेक, ऐसा इसका मीनिंग हो गया। ओके, तो इसी तरह आकारांत जो शब्द होते हैं स्त्रीलिंग में, तो इसके बहुत सारे सेंटेंस में, वाक्य में हमने एग्जाम्पल लेके उसको समझने की कोशिश की है, और मैंने भी आपको समझाने की कोशिश की है, लेकिन कौन नहीं समझा है, और किसको कुछ प्रॉब्लम है, मतलब ये समझ में नहीं आया, प्रत्यय समझ में नहीं आया, या वाक्य में उनको कैसा उसका अर्थ निकालना है, विभक्ति के अर्थ कैसे होते हैं, किसको समझ में नहीं आया, तो वो कृपया रेज योर हैंड, और क्या कंफ्यूजन है ये बताइए, क्योंकि हम आगे का स्त्रीलिंग शब्द जो है वो अभी लेने जा रहे हैं। तो ये जो है आकारांत शब्द अभी यहाँ पे समाप्त होता है। तो इसके बारे में किसी को कुछ डाउट है क्या, या कंफ्यूजन है, या समझ में नहीं आया? हाँ नरवाड़े जी। जय भीम सर. जय भीम, जय भीम, बोलिए। हा, खूप सुंदर समजत आहे सर. कुठल्याही प्रकारचा आम्हाला प्रॉब्लेम नाही. धन्यवाद. थैंक यू। ये पुढे आपने चालायला बताया काय इस, ओके, ये भी बताया तो मुझे अच्छा लगा। मतलब सबको समझ रहा है, हो सर. आगे जाने में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो मैं देखता हूँ वो कुछ बोलते नहीं, मतलब उनको आता ही होगा, नहीं तो समझता नहीं होगा, या बोलने में कुछ शंका, पूछने में कुछ डरते हैं, या क्या प्रॉब्लम है। अगर नहीं डरते और समझ गए तो अच्छी बात है मेरे लिए। ओके ओके, अभी हम देखते हैं अगला अगला शब्द जो है स्त्रीलिंग, वो है इकारांत। अभी हमने आकारांत देखा, अभी हम क्या देखेंगे, इकारांत। ओके, तो इकारांत जो होता है शब्द, इकारांत इकारांत शब्द जो होता है स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, वो हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर रत्ती शब्द लेंगे, रत्ती। ओके, यहाँ पे देखिए रत्ती हम जब उच्चार करते हैं तो रस्व ई का यहाँ पे उच्चार होता है। ओके, मतलब ये शब्द कैसे बन गया, रत्त प्लस ई। तो ये ई जो है ये मिलांटी में इसकी ट्रांसफर हो जाती है, मतलब कन्वर्शन हो जाता है, तब्दील बोलते हैं ना, इसमें होते हैं। तो ये कैसा बन गया शब्द, रत्ती। ओके, तो ये रत्ती शब्द जो है ये इकारांत शब्द है। ओके, अभी हमने आकारांत के देखे, आकारांत के देखे, हम अभी इकारांत के देखेंगे। तो उसी तरह प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी, छठी और सप्तमी, एक वचन और बहुवचन। ओके, तो प्रथमा विभक्ति जैसे हमने कहा है कि प्रथमा एक वचन में जैसा शब्द आता है वैसा ही लिखना है, सिर्फ अकारांत शब्द के अलावा। ओके, तो यहाँ भी रत्ती शब्द जो है
जैसा है वैसा ही लिखेंगे। और यहाँ पे ये जो है रत्ती जो है ये ऐसा लिखेंगे। अभी हम हमारे जो नियम जो है, मैंने पुल्लिंग और नपुंसकलिंग शब्द पढ़ाते वक्त भी आपको कहा है कि बहुवचन में जो हमारी विलांटी होती है और उकार होता है वो क्या होते हैं, दीर्घ होते हैं। तो रत्ती और रत्तियो। लेकिन यहाँ पे ये रत्ती यो लगने से दीर्घ नहीं होती है, ये ह्रस्व ही रहती है। रत्ती रत्तियो। तो यो प्रत्यय लगने से हमें पता चल जाता है कि ये बहुवचन में है। और अगर ह्रस्व अगर हमने लिखा, सॉरी दीर्घ हमने लिखा, तो भी पता चलता है कि ये बहुवचन में। एक रात्र नहीं है, मतलब रत्ती का मतलब रात्र होता है, नाइट होती है ना, रात्रि। हम मराठी में रात्र बोलते हैं उसको, और हिंदी में रात्रि या और कुछ शब्द होगा। ओके, रत्ती रत्ती रत्तियो। ओके। और द्वितीय में यहाँ पे जैसा शब्द है रत्ती, और यहाँ पे ये दोनों जैसे हैं वैसे ही है, रत्ती रत्तियो। ओके। अभी यहाँ से ततिया से आपको चेंज करना है। ओके। हमने आकारांत में क्या लिया, य लिया, य लिया आकारांत में, लता य लिया, कन्या य लिया, भरिया य लिया। लेकिन अभी आगे इकारांत शब्द ह्रस्व हो या दीर्घ हो, उकारांत शब्द ह्रस्व हो या दीर्घ हो, ततिया से उसे उस शब्दों को कौन सा प्रत्यय लगेगा, या प्रत्यय लगेगा। या मैंने क्या कहा, इकारांत ह्रस्व शब्द हो या इकारांत दीर्घ शब्द हो स्त्रीलिंग में, उकारांत ह्रस्व शब्द हो या दीर्घ शब्द हो, सभी में ततिया से उस शब्द को या प्रत्यय लगता है। तो यहाँ पे रत्तिया हो गया, रत्तिया। ओके, रत्तिया। और यहाँ पे भी रत्तिया ही शब्द आएगा, रत्तिया रत्तिया। रत्तिया, यहाँ पे रत्तिया भी आएगा और रत्तियंग भी आएगा। और बहुत सारे प्रत्यय है सप्तमी में इकारांत शब्द को, रत्तियंग है, रत्यंग है, रत्या है, रत्तिम है, रत्तो है, रत्तिया है। तो इतने सारे ध्यान में रखने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो ज्यादा इस्तेमाल चलते हैं वही हम रत्तिया या रत्तियंग ध्यान में रखेंगे। तो ये देखिए कितना आसान है, सिर्फ आपको पठमा या द्वितीया ध्यान में रखना है कि कैसा क्या होता है। फिर तृतीया से सप्तमी तक या प्रत्यय जोड़कर काम हो जाता है। और ध्यान में रखना है कि एक वचन में यंग जो प्रत्यय है वो आ जाता है। और बहुवचन की बात करें तो मैंने आपको बताया है कि सभी शब्दों में अकारांत शब्द से लेकर ओ तक, मतलब सभी शब्दों में बहुवचन में तृतीया से एक जैसे ही प्रत्यय आते हैं। मतलब यहाँ पे देखिए ही और भी आएगा, रत्ती ही और रत्ती भी। चतुर्थी का क्या आएगा, सॉरी रत्ती ही रत्ती भी, ये दीर्घ लिखना है, ये आप अभी समझ लीजिए। रत्ती ही रत्ती भी। और अभी यह चतुर्थी क्या आएगी, रत्ती नंग आएगा। बस ये दोनों आ गए कि पंचमी और छठी भी आ जाती है, मतलब ये रिपीटिशन ही है। तो तृतीया जो है पंचमी भी होती है, तो यहाँ भी रत्ती ही और
रत्ती, और रत्तीनम हो गया छठी। ओके। और आपको मालूम है कि सप्तमी आए तो सु, ये प्रत्यय आपको सबको ध्यान में रखना है, वो तो आता ही रहता है। तो यहाँ पे रत्ती सु ऐसा भी हो सकता है, या रत्ती सु, मतलब ये रत्ती ती जो है ये दीर्घ में भी आ सकता है, लिख सकते हो, या ह्रस्व में भी लिख सकते हो, रत्तीसु रत्तीसु। तो इसी तरह इकारांत जो शब्द है स्त्रीलिंग रत्ती, हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिया है, उदाहरण के तौर पर लिया है, तो उनके जो प्रत्यय है ये तो पठमा एक वचन तो सब नियम जो है सभी तरह सभी जगह वो लगता है, और बहुवचन में दीर्घ हो जाता है, ये भी सभी जगह लागू हो जाता है। और यो जो प्रत्यय है ये यहाँ पे लगता है, रत्तियो, ये आपको ध्यान में रखा तो आपको पता है द्वितीय में अंग प्रत्यय भी जैसा होता है वह वैसा लगता है। और ये प्रथमा विभक्ति अनेक वचन का जो होता है, जो शब्द रूप होते हैं वही रूप द्वितीय विभक्ति में भी होते हैं। ये इतना आपको समझ में आया। बाकी ये यहाँ से नीचे जो है ये सब रिपीटेशन है। सिर्फ आपको याद रखना है कि आकारांत में यहाँ से य लगाना है, मतलब लताय लताय, कन्याय कन्याय। लेकिन अगर इकारांत ह्रस्व और उकारांत ह्रस्व दीर्घ या ये हो गए शब्द आ गए तो आपको प्रत्यय क्या लिखना है, या प्रत्यय लिखना है, या मतलब रत्तिया 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 रत्तिया। और ये तो रिपीटेशन आपको मालूम है, ये भी नंग, ही भी नंग और सु, बस इतना आसान है, मतलब ध्यान में रखने के लिए। तो ये इकारांत शब्द हो गया, ये इकारांत शब्द हो गया। तो अगर हम इसी तरह ये ह्रस्व शब्द हो गया इकारांत। ओके, तो इसमें कुछ किसी को कोई समझने में कोई कठिनाई है क्या? तो इसका मतलब क्या होता है, रत्ती एक वचन हो गया, मतलब कर्ता हो जाएगा। ततिया जो है रत्तिया, मतलब रात्र के द्वारा, इसका मतलब होता जयभीम है, साहेब, मतलब हाँ। हेलो, हाँ बोलिए। सर जयभीम साहेब, सर हाँ जी, याच्यामध्ये आपण इकारांत पुल्लिंग मध्ये आपण त्याची जी विलांटी द्वितीय अनेक वचन मध्ये आपली कट होत होती, पण इथे स्त्रीलिंग इकारांत मध्ये ती विलांटी ऍज इट इज राहते. म्हणजे जसं मुनीचा आपण यस, मुनयो करत होतो, विलांटी आपण कट करत ओके होतो, ओके, इथे मात्र यस ती यस, ऍज इट इज राहील याची स्त्रीलिंग. नहीं, हा एक स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग हा सर, शब्दामध्ये। बरोबर, हाँ, ही एक आहे. ये आपको ध्यान थँक्यू में सर. रखना है। ओके, हा, तो ये क्या हुआ, ह्रस्व हो गया। अगर इसे हम दीर्घ इकारांत देखेंगे, दीर्घ दीर्घ इकारांत शब्द हम लिखेंगे। अभी ये ह्रस्व देखा, अभी दीर्घ इकारांत हम देखेंगे। तो मैं ये कट कर दूं। ओके, हाँ बोलिए वंदना मैडम जी। इकारांत शब्द, सर हाँ बोला बोला। सर जसं आता आपल्याला तो छट्टीमध्ये संबंध दाखवायचा असतो, तर जसा राजाचा घोडा, तर मग आपण स प्रत्यय लावतो. मग आता इथे रत्तियामध्ये मग जर रात्रीचा किडा म्हणा किंवा रात्रीचे भूत असं जर काही म्हणायचं असलं तर मग तिथे स प्रत्यय मग कसं दाखवायचं? स स तिचं येणारच नाही ना. नाही येणार नाही, बरोबर आहे. तृतीया पण मग जर विभक्ती म्हणतो। तिथे या येईल ना, तर स येणारच नाही ना प्रत्यय, कारण हा नाही, स्त्रीलिंग आहे ना. रात्रीचा किडा म्हणता का तुम्ही, रात्रीचा किडा? हो हो हम्म. मतलब जसं असा, राजाचा घोडा असं संबंध दाखवायचा असला तर मग परत रत्तिया हा मग असे संबंध, हो ना, मग संबंध कोणत्या विभक्तीमध्ये दाखवतात? छट्टीमध्ये हा, छट्टी तर छट्टीमध्ये प्रत्यय काय आहे, इकारांत, आता जो मी शिकवला या समजा, या या, आणि ना हा, मग तो मग इथे सिंपल आहे ना, रत्तिया तुम्हाला लिहायचं आहे। आणि किडा जो शब्द आहे पालीमध्ये त्याला काय जे म्हणतात तो लिहायचं इथं, रत्तिया
किडा, म्हणजे किडा तर पालीमध्ये शब्द नाहीये, जो असेल तो, हो हो म्हणजे रात्रीचा किडा असंच लिहायचं ना तुम्हाला, त्याच्यामध्ये हो काय चेंज करा. बरं बरं ठीक आहे. नाही सर, मागे असं ते एक्झाम मध्ये पण असंच काही आलं होतं, संबंध दाखवायचा शब्द ते मग येतच नव्हतं, काही जमतच नव्हतं, म्हणून म्हटलं इथे पण तसंच होईल का, या प्रत्यय असल्यावर किंवा ठीक आहे सर, थँक्यू. बरोबर समजलं ना? हा, ते तुम्हाला जे प्रत्यय आहे ना, ते आपले जे नियम आहे त्याच्या बाहेर पलीकडे जायचं नाही. आलं लक्षात? जे आहे तेच लावायचं. ओके, कोणाला काही अडचण आहे का? हे समजलं का मॅडमने जे विचारलं होतं तो? ओके, आता आधी आपण ह्रस्व इकारांत बघितला होता शब्द, आता आपण काय बघतोय? दीर्घ इकारांत. हा काय समजलं म्हटलं सर, एकदम समजलं सर, एकदम. ओके. आता दीर्घ इकारांत शब्द स्त्रीलिंग आपण बघतोय. कोणता बघतोय आपण? दीर्घ. त्याच्यासाठी आपण इत्थी शब्द घेऊया. इत्थी. तर बघा आता इत्थी हा इथे दीर्घ आहे, वेलांटी काय आहे? दुसरी वेलांटी आहे. ओके, इत्थी म्हणजे काय? स्त्री. इत्थी म्हणजे काय? स्त्री. ओके, आणि पुढचे आहे इकारांत, मतलब क्या है? इकारांत शब्द स्त्रीलिंग क्या हमने लिया? एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर इत्थी शब्द लिया, तो इसका मतलब होता है महिला या स्त्री होता है। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पे एक वचन और बहुवचन, यहाँ पे मैं लिखता हूं प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, छठी और सप्तमी। ओके, एक वचन, बहुवचन। तो यहाँ पे देखिए आपको सिर्फ चेंज क्या करना है? प्रथमा और द्वितीया में चेंज करना है। ओके, प्रथमा और द्वितीया में चेंज करना है। बाकी तृतीया से एक वचन से लेकर, तृतीया का बहुवचन से लेकर सप्तमी तक सेम ही प्रत्यय लगेंगे, मतलब ह्रस्व इकारांत के ही प्रत्यय लगेंगे। अभी हम देखते हैं इकारांत शब्द इत्थी, ये इत्थी शब्द जैसा है वैसा हमने लिख दिया। ओके, और दीर्घ में भी इत्थी शब्द ये ऐसा हो गया, मतलब बहुवचन में। और इत्थी ही, आपला सॉरी, इत्थी यो, ये लगा, ये ह्रस्व नहीं हुआ, ये दीर्घ नहीं हुआ, ये ह्रस्व ही रहेगा, इत्थी यो। ओके, अभी द्वितीय में मालूम है आपको, हमें मालूम है कि अंग प्रत्यय आता है, और वो क्या होता है? इत्थी और उसका अंग प्रत्यय लग गया। और यहाँ पे यंग प्रत्यय भी आता है कभी कभी, मतलब ये ज्यादा नहीं आता, ये छोड़ दो, इत्थिंग। ओके, और ये भी हमने बताया है कि पठमा का जो बहुवचन के जो रूप होते हैं, इत्थी, इत्थियो, वो द्वितीय विभक्ति के भी वही होते हैं। ओके, ये भाग, ये जो हिस्सा है ये समझ में आ गया। अभी इसके आगे का जो है ये तो बहुत ही आसान है। तो अभी आपको इत्थी को कौन सा प्रत्यय लगाना है? या प्रत्यय लगाना है। मतलब जैसे ह्रस्व ई, जो हमने कौन सा शब्द लिया था? रत्ती शब्द लिया था ना, रत्ती। रत्ती को जैसे हमने या प्रत्यय लगा दिया, वैसे ही इत्थी को भी यहाँ पे तृतीया से, मतलब हम या प्रत्यय लगा दिए। एक मिनट, लेकिन ये ह्रस्व रहेगा, इत्थिया। ओके, इत्थिया, इत्थिया। इत्थिया, और यहाँ पे एडिशनल यंग, इत्थियंग, ये भी आ जाएगा। तृतीया में इत्थिया का मतलब स्त्री के द्वारा, चतुर्थी में इत्थिया मतलब स्त्री के लिए या महिला के लिए, पंचमी से इत्थिया मतलब स्त्री से, मतलब महिला से लड़का दूर जा रहा है, ऐसा इसका मतलब हो जाएगा इत्थिया का।
छठे में इथिया मतलब स्त्री का, लड़का या लड़की, घर, ऐसा हो जाएगा इसका मतलब। और सप्तमी में क्या हो जाएगा? इथिया स्त्री के ऊपर या नीचे, अंदर या बाहर, ऐसा इसका मतलब हो जाएगा। और अनेक वचन में ही और भी, तृतीया मतलब इथि। अभी यहाँ पे क्या होगा? दीर्घ होगा, ये आपको पता है ना। इथि ही और इथि भी मतलब बहुत सारे स्त्रियों के द्वारा, ऐसा इसका मतलब हो गया। चतुर्थी का मतलब क्या हो गया? इथि नंग। इथि नंग मतलब बहुत सारे स्त्री के लिए, मतलब बहुत सारे स्त्रियान करिता। और पंचमी का बहुत सारे स्त्रियों से, इथि, इथि ही और इथि भी। और छठी क्या होगी? होगी इथि नंग रिपीटिशन और इथि सु। अभी यहाँ पे आप दोनों लिख सकते हैं, इथि सु। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल है। मतलब ह्रस्व इकारांत और दीर्घ इकारांत, ये तृतीया से सप्तमी तक दोनों के क्या है? प्रत्यय सेम ही है। सिर्फ चेंज क्या हो रहा है? प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में। और प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में जो भी हमने रूल जो पहले बताया है, उसी की तरह उसके रूप बनते हैं। तो बहुत ही सिंपल है। अभी ये ऐसा ही रिपीटेशन आगे जो है कि स्त्रीलिंग की जो प्रत्यय है वो ऐसे ही है। अभी हम आगे देखेंगे। ये मैं क्लियर करता हूँ। इसमें किसी को डाउट है? अर्पण, हाँ बोलिए। अर्पण कौन है? अर्पण सर जय भीम सर. सर मला विचारायचं होतं तृतीयामध्ये वेलांटी ह्रस्व असणार का दीर्घ असणार इथं द्वितीय विभक्तीमध्ये, एकवचन मध्ये द्वितीय एकवचन मध्ये ती पहिलीच असणार. पहिलीच असणार का? हा पहिलीच असणार. ओके ओके सर, द्वितीय तेच विचारायचं. विभक्तीमध्ये पहिलीच वेलांटी असते आणि पहिलाच उकार असतो आणि अंग हा प्रत्यय असतो. हे तुम्ही लिहून ठेवा, कुठे पण तुमच्या वहीमध्ये लिहून ठेवा. हा नियम सगळीकडे लागू होतो. अलग लक्षात. फक्त आकारांत मध्ये काय होतं की जो आकारांत शब्द होतो त्याचा आ निघून जातो, पण त्याचा अनुस्वार जो आहे अंग प्रत्यय हा ऍज इट इज राहतो. म्हणजे लताचा लतंग होतं, लतंग, ठीक आहे नाही. पन्याचा पन्यंग होतो. ओके, हा झालं? डाउट क्लियर? हो सर, थँक्यू. ओके ओके. हाँ, तो ये जो इकारांत शब्द है वो ये इथि के जैसे बहुत सारे शब्द है। मतलब नदी है, ये देखिए, ये नदी जो है ये दीर्घ इकारांत शब्द है। दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग शब्द, मैं सब स्त्रीलिंग ही बता रहा हूँ। मही, मही है। मही का मतलब क्या होता है? पृथ्वी होता है। ओके, नंतर वापी होता है। वापी, वापी का मतलब होता है कुआं, मतलब विहीर म्हणते हैं, कुआं। मराठी में हम विहीर बोलते हैं। हाँ, नारी, नारी शब्द है। कुमारी है, नारी कुमारी, या तरुणी, तरुणी, वारुणी। वारुणी मतलब बहुत सुंदर स्त्री होती है, इसका मतलब सुंदर स्त्री। ओके, सखी, सखी मीन्स मैत्रीण, हम कहते हैं ना मराठी में मैत्रीण, मैत्रीण। या देवी, देवी शब्द है। और वानरी मतलब वानर पुल्लिंग है,
वानरों, और ये वानरी क्या है, स्त्रीलिंग, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। ओके, सिंही, सिंही मतलब सिंहीन, मतलब सिंहीन मतलब लायन, लायनेस कहते हैं ना, इसी तरह। ओके, कुकुटी, ओके मतलब मुर्गी, मुर्गी। तो ये सारे क्या है, इकारांत, दीर्घ इकारांत शब्द है, इकारांत शब्द। ओके, हम इसका उदाहरण देखेंगे, अभी एक दो उदाहरण देखेंगे क्योंकि अभी टाइम हो रहा है। कल कल हम इसका और सारे एग्जाम्पल देखेंगे। पहले हम देखेंगे ह्रस्व इकारांत, इकारांत शब्द। ओके, तो पहला उदाहरण है गहपति, गहपति उद्दालेन भूमियं, भूमियं सुशांत, हुई सुशांत, तो बोलिए भूमियं ऊपम। नौ बुद्धाय सर। हाँ बोलिए सर। ऊपम, सर ये जो बारूणी शब्द आपने अभी बताया, बारूणी, बारूणी, नहीं नहीं बारूणी नहीं, वारूणी बताया मैंने, वारूणी। सर वारूणी या बारूणी? वारूणी नहीं नहीं नहीं, वाह वाह वाह, वाह सर। वो नहीं। हाँ, वारूणी का मतलब सर क्या? ये बोल। सुंदर, सुंदर, सुंदर स्त्री। सर वो पर बारूणी का शब्द डिक्शनरी में मदिरा दिखा रहा है, शराब, हाँ, स्पिरिचुअस लिकर, शराब, शराब सर, किसका मतलब, शराब किसका मतलब है ये शरद? सर, बारूणी का। मैं आपको बारूणी नहीं दिया, मैंने वारूणी दिया है शब्द, वारूणी। सर वही वही वारूणी। हाँ हाँ, तो इसका मतलब क्या दिया है, शराब दिया है सर, शराब। शरद? मैं समझ में नहीं पा रहा हूँ, क्या शरद? सर लिकर, लिकर, मदिरा सर। नहीं 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 नहीं। वो तो दारू है, दारू नहीं नहीं। सर उनका उन्होंने डिक्शनरी में देखा तो डब्ल्यू या वी लेके वारूणी किया तो उसका वो लिख पर है दारू का जैसा, ऐसा उसका सेंटेंस अपना अर्थ उसका बता रहा है। वारूणी इन डिक्शनरी, इंग्लिश डिक्शनरी से टाइप किया तो उनका कहना ऐसा है। तो वारूणी का मतलब दारू है वहां पे लिखा, हाँ, ऐसा उसमें डिक्शनरी में डिक्शनरी में। बताता है। हाँ सर। कौन सी डिक्शनरी में, कौन सी डिक्शनरी में देख रहे हैं आप? एक ये जो ऑनलाइन अपना इसमें ये जो पाली डिक्शनरी का एक जो हमने डाउनलोड किया, नहीं इसमें दोनों है सर, एक स्पिरिचुअस है, 2 वर्ड्स है सर उसमें, 2 वर्ड है, सुशांत जी, 2 मीनिंग है। कौन से डिक्शनरी में देखा स्पिरिचुअस, आप? सर स्पिरिचुअस एक एंड भिक्षु लिक्विड। एक व्याकरण भिक्षु धर्म रक्षित का है, वो वाला में भी लिखा है, उसमें भी लिखा है। और एक बुद्ध दत्त महाथेरा का है मेरे पास, उसमें भी वही लिखा है, स्पिरिचुअस लिखकर। वारुणी क्योंकि वामोरु का मतलब सुंदर होता है। कोई बात नहीं, देखेंगे हम। मैं भी देखता हूँ कौन से ये है। ठीक सर, थैंक यू सर। वारुणी, हाँ, यस यस यस, यस यस, लिकर ही ये बताया, लिकर ही बताया। वामुरु का जो है ना, हाँ, ये वामुरु का अर्थ है सुंदर। ओके, वामुरु, इसके वजह से वारुणी, यस, ये लिकर है, लिकर। लेकिन कौन सा लिकर है? स्पिरिचुअस लिकर, मतलब
क्या होता है इसका स्पिरिचुअसली का इसका क्या? हाँ, तो ये इसका मतलब ये भी होता है, मतलब ये स्त्रीलिंग ही है, मतलब लेकिन ये वारुणी जो है ये स्त्री है, लेकिन जिसने लिकर पिया है, ऐसा इसका मतलब है वारुणी का मतलब इनटॉक्सिकेटेड वुमन। ओके, वारुणी का मतलब स्पिरिचुअल लिकर भी है, और जो जिस महिला ने ये लिकर पिया है, मतलब दारू पी है, उसको भी हम वारुणी कहते हैं। ओके, मतलब सुंदर महिला ऐसा नहीं है इसका अर्थ। ओके, थैंक्स फॉर सुशांत। वारुणी का मतलब होता है जिस महिला ने लिकर पिया है, वो उसे वारुणी कहते हैं, या लिकर भी होता है। ओके ओके ओके, थैंक यू। हाँ, तो हम अभी देख रहे थे, ये लास्ट हम करेंगे, अभी टाइम हो रहा है। गहपति उद्दालेन भूमियं कूपं खनि खनिसति खनिसति। खण मतलब खोदना, मतलब डिग करते हैं ना हम, इंग्लिश में कहते हैं डिग, खोदना, मतलब खनिसति। अभी ये जो है ये वर्ब है। ओके, तो ये वर्ब कौन से टेंस में है, इसको प्रत्यय क्या लग गया, इसका मूल शब्द है खंड, और इसे इस्सती, ये जो प्रत्यय जो है ये वर्ब का लग गया, मतलब इस्सती ये जो है फ्यूचर टेंस में है, फ्यूचर टेंस का प्रत्यय है। तो खनिज सती का मतलब हो गया खोदेगा, या हिंदी में क्या कहेंगे हम इसे, मतलब खड्डा करते हैं ना, खोदते हैं, तो इसे हम खोदेगा बराबर है हिंदी में ट्रांसलेशन, या नहीं? ये अभी क्या नाम था उनका, ये हिंदी भाषिक थे ना, गौतम जी, ये बताएंगे आपको खोदेगा। ओके, लेकिन ये क्या है, भविष्य काल है। ओके, तो कौन खोदेगा, गहपति। तो ये जो गहपति जो है, ये जो शब्द है ये क्या हो गया, कर्ता हो गया। ओके, ये जो गृहपति जो है ये पुल्लिंग शब्द है, मतलब घर, घर वाला। ये आप गलती से इसे स्त्रीलिंग मत समझना। ओके, गृहपति, गृहपति कुद्दालेन, कुद्दालन मतलब कुद्दालेन मतलब ये कुद्दल, कुद्दल अधिक एन। ओके, कुद्दालेन भूमि यंग कूपं खनिस्सति। अभी यहाँ पे देखिए ये जो भूमि शब्द है, तो यहाँ पे य प्रत्यय लग गया उसे। ओके, क्या लग गया, य प्रत्यय, यंग प्रत्यय लग गया। तो ये भूमि शब्द जो है ये क्या है, इकारांत शब्द है, इकारांत। और यंग प्रत्यय जो है ये लगने से इसकी विभक्ति क्या हो गई, सप्तमी विभक्ति हो गई। ओके, सप्तमी विभक्ति। भूमि यंग, भूमि का मतलब जमीन, अभी जमीन में सप्तमी का विभक्ति, जो जमीन के अंदर, हाँ, इसका ये अर्थ हो गया। कूपन का मतलब हो गया, ये कूपन का मतलब कूपी कहते हैं ना हम, कूपी। ओके, मतलब पानी का ही कुआं जैसा, बहुत अंदर खड्डा जो होता है उसे कूपन कहते हैं। ओके, खनिज सती। ओके, मतलब खोदेगा, मतलब गृहपति मतलब गृहस्थ जो आदमी है, गृहस्थ। कुदालेन मतलब कुदळ से, मतलब हिंदी में क्या कहते हैं उसे, गौतम जी है क्या?
गए। हाँ संजीव जी, हमारे हमें ये हिंदी में जरा हमें सहायता करे। जी सर। कुदाल मतलब कुद्दल का क्या होता है? सर कुदाल कुद्दल, फावड़ा भी कहते हैं। फावड़ा। जी सर। और एक कुदाल होती है लंबी वाली। हाँ, हम एक तो मराठी में सर, कुदळ कहते हैं। हाँ कुदळ कहते हैं अच्छा, मराठी में। एक ठीक सर है। वैसा होता है, एक एकदम एकदम मतलब स्क्वायर टाइप का होता है, उसमें डंडा लगा होता है, इसे फावड़ा भी कहते हैं। नहीं नहीं, फावड़ा तो मालूम है, फावड़ा नहीं। हाँ, तो कुदल कुदाल तो वही मतलब होगी ये सर। ऐसा ऐसा हाँ टोकदार रहता है, वो खोदने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फावड़ा हाँ, तो तो वो कुदाल, मिट्टी इकट्ठा करने के लिए होता है फावड़ा। वो नहीं, वो नहीं। तो कुदाल तो वही होगी जो लंबी वाली होती है, उसमें बीच में हाँ डंडा लंबी वाली। लगेगा उसके अंदर। हाँ यस। और ये कूपन का मतलब कुआ ही हुआ ना, कुआ। उपंग। हाँ कूपन, कूपी बोलते हैं ना। कुआं खोदने के लिए ना। हम्म। जी जी। हाँ तो कूपन भूमि को, जो है, खोदने के लिए। भूमि को नहीं, भूमि में यंग भूमि में, हाँ। सप्तमी का, यंग भूमि सर सप्तमी का भूमि प्रत्यय। में, भूमि में कुआं खोदने के लिए। हाँ ये जी। यंग जो है ना सप्तमी में है, भूमि में, जमीन में। हाँ हाँ हाँ। कुआं खोदने, खोदेगा, खोदेगा ये शब्द बराबर है, खोदेगा। भविष्य काल। हाँ जी जी। हाँ। तो कुदाल, गृहस्थ ग्रस्त कुदाल कुदाल से, से भूमि हाँ में हाँ, कुआं खोदेगा। यस यस यस, ऐसा इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो ये ग्रस्त, एक मिनट। कूपन, ये कूपी शब्द का अर्थ देखिए विमलानंद जी, कूपी का अर्थ क्या होता है, या कूपन, किसको मालूम है कूपी का अर्थ? डिक्शनरी में देखिए सब। अಲ್ಲ कोपीचा अर्थ विहीर होते सर, विहीर. कूपी, विहिरच है ना? कूपी. हो विहीर, विहीर. ओके उकार ओके। पण दुसरा आणि वेलांटी पण दुसरी. कूपी, कूपी. मतलब अच्छा अच्छा कूपी. अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ये मैंने उकार पण गलत दुसरा लिखा आहे है। आणि ये सर मेरी गलती है कूपसा, यहाँ पे। ये कूप जो है ना, इसका उकार जो है दीर्घ चाहिए था, मैंने वो पहला लिख दिया, इसलिए थोड़ी ये हो, ये कूपी ऐसा होना चाहिए। तो अभी इसका मतलब क्या हो गया? अम, अम, मतलब वेल, मतलब क्या होता है, विहीर, कुआं, ऐसा है। ओके, ये कूपन का जो है ना उकार ऐसा चाहिए। तो ये हमने अभी इकारांत जो शब्द है उसका हमने यहाँ पे उदाहरण लिया है। तो कल हम अभी दीर्घ मतलब आकारांत और ह्रस्व इकारांत और दीर्घ इकारांत, ये तीनों शब्द के हम सब एग्जाम्पल लेंगे। और बाकी जो शेष है, उकारांत ह्रस्व और उकारांत दीर्घ, वो भी हम देखेंगे। तो इसी तरह स्त्रीलिंग का पूरा जो पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बहुत सारे जो उदाहरण जो है, एग्जाम्पल जो है, हम देखेंगे। तो कल किसी को कृपा करके आप कोई भी एब्सेंट मत रहना।
नहीं तो ये स्त्रीलिंग का जो आपको जो पोर्शन चल रहा है इसके बारे में आपको कोई मतलब कठिनाई हो जाएगी, समझ में नहीं आएगा। ओके, ठीक है, यहाँ पे रुकते हैं। किसी को कुछ पूछना है या कुछ डाउट है तो ये एक 5 मिनट है हमारे पास, 5-10 मिनिट। सर जय भीम सर. सर हाँ, बोलो. आपण दिलेल्या असाइनमेंट मध्ये मला एक चौथा जो वाक्य होतं, कपयो गिरिस्मा निगच्छन्ति तडांग गच्छन्ति. त्या तडांगचा अर्थ कळला नाही आणि याला काय शब्द कसा ठरवायचं, म्हणजे मला मी शोधलं पण मला नाही समजलं काय समजायचं. तडांग म्हणजे काय? तळांग, तळांग म्हणजे ते तळच आहे त्याचा अर्थ. तळाकंग, तळाकंग. तळाकंगच आहे ना तो शब्द. तडाग आणि गवरती अनुसार होता, तर तडांग असं झालं. तर गवरती अनुसार आलेला आहे, तडांग असा शब्द दिला होता. ओके, एक मिनिट. तुम्ही डिक्शनरी मध्ये बघितला नाही का? बघितलं पण मला त्याला अर्थ नाही करता आला. म्हणजे त्याला तडांग म्हणजे एक्झॅक्टली काय? एक मिनिट सर. तडांग म्हणजे त्याच्यामध्ये बघितलं तर तो काय म्हणतो, टेम्पोरल किंवा दॅट पोर्शन, एक प्रकारचा भाग असं ते डिक्शनरीमध्ये दाखवतं. म्हणजे तळ म्हणून असं दाखवत नाही, दॅट पोर्शन. त्या भागाकडे वगैरे असं असेल त्याचा अर्थ. हा, तळाकडे. बरोबर 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 सर. तसाच टेम्पोरलचा अर्थ काय होतो? कसला सर? टेम्पोरल. टेम्पोरल. एक मिनिट. तुम्ही बघितला नाही? मराठी डिक्शनरी मध्ये बघा. येस येस, मी ते चेक केलं सर, पण मला त्याच्यात ते एक्झॅक्टली अर्थ नाही कळलं, म्हणजे सेंटेन्स मध्ये बसत नव्हता. टेम्पोरल का म्हटलं होतं सर? ऐहिक, क्षणिक, कालबाधित. हा हा हा. वाक्य वाचा बरं पूर्ण. वाक्य वाचा. कपयो गिरिस्मा निगच्छन्ति तडांग गच्छन्ति. अच्छा अच्छा, टू दॅट पोर्शन म्हणजे त्या भागाकडे, असंच त्याचा अर्थ. अच्छा, तर मग याचा अर्थ असा होता की कपयो हा एक पटमा आहे. पटमामध्ये घेतलं नाही, अनेक वचन मध्ये जाईल. हा वानरे यो आलेला आहे, अनेक वचन. पटमा अनेक वचन. वानरे. गिरिस्मा पंचमी आलेला आहे, पर्वताहून किंवा पर्वताकडून होईल. निगच्छन्ति, निगच्छन्तिचा अर्थ त्याला अंती लागलेला आहे, पटम पुरुष, आणि क्रियापद झालेले आहेत. हे जातात किंवा निघतात. कसं, याचा अर्थ निगच्छन्तिचा अर्थ निघतात म्हणून घ्यायचं की जातात म्हणून घ्यायचं सर? हा एक डाऊट होता. निगच्छन्ति ना? हा, निगच्छन्ति. त्याला प्रत्यय लागला, नी लागलेला आहे, प्रिफिक्स लागलेला आहे. निगच्छतीचा अर्थ जो आहे ना, हा, तो नी हा प्रिफिक्स आहे ना. हो सर. त्याचा अर्थ खाली आहे नाही का? म्हणजे निगच्छती म्हणजे खाली जाणे. खाली जाणे. ओके. नुसतं गच्छती म्हणजे जाणे ऑन हा. प्लेन सरफेस. पण ओके. निगच्छती म्हणजे काय? खाली जाणे. खाली जाणे. ओके. आणि तडांगला आपण काय समजायचं सर? म्हणजे त्या भागामध्ये आपण करू, त्या भागामध्ये, त्या त्या भागाला भागात. किंवा त्या वगैरे असं त्याचा अर्थ. ओके ओके सर. मग हा याचा अर्थ करते. वानरे पर्वताकडून खाली असलेल्या भागाकडे जातात. हा, ठीक आहे. खालच्या भागाकडे जातात. खालच्या भागाकडे जातात. हा, ओके ओके म्हणता येईल. सर. एक दुसरा वाक्य होतं तर 7 नंबरचं. हरिणंग जातयो जलदिस्मिंग पोतेन गच्छन्ति. आता हरी म्हणजे हरिणंग जातयो जलदिस्मिंग पोतेन गच्छन्ति. याच्यामध्ये सर हा जातयो शब्द याला काय अर्थ समजायचा? आता हरिणंग म्हणजे आता हा तर चतुर्थी शत्रुकरिता पण होऊ शकतं. आपण अनेक वचन घेतलं, अनेक शत्रूंना, किंवा हा छट्टीमध्ये पण जातो, नंग आलेला आहे.
आणि जातयोचा जातीचा मूळ शब्द आलेला आहे, जातीच असेल ना सर, किंवा जन्म म्हणू आपण. तर याचा अर्थ कसा घ्यायचा सर? जलदिस्मी समुद्रातील. वाक्य सांगा. हा, अरिनंग अरिनंग असं आहे ना? जातयो असं आहे का? अरिनंग, हो, न वरती, हा बरोबर सर, एकदम. अरिनंग हरिनाम जातयो हा जलदिस्मी जल धिस्मिम धीस्मिंग हा सप्तमी पोतेन. पोते ना हा, हा गच्छन्ति. हा, ओके. पोतेनाचा अर्थ काय आहे? पोतेनच आपण बोट घेतली होती, त्याचा अर्थ बोटीद्वारा, छोटी बोट, नाव. डिक्शनरी मध्ये त्याचा अर्थ आहे का पोते? हा, असा, एक मिनिट सर, मी काल ती बघितलं होतं, मी परत चेक करतो. ठीक आहे, त्याचे दोन अर्थ आहेत. हा, बोट पण आहे त्याचा अर्थ. ओके हा, ओके. एक आणि शिप्स बोट असा शब्द दिला. जातयो शब्द आहे हा, का दुसरा शब्द असेल? एक तर त्यांनी काय लिहिलं की सर, एक पोट द यंग ऑफ अन एनिमल, यंग ऑफ एनिमल म्हणजे प्राण्यामधलं जे काही यंग ॲनिमल आहेत, तरुण असलेला ॲनिमल्स. आणि दुसरा आहे स्प्रॉट और ऑफ शूट. हा हा ते स्प्रॉटचं काय म्हणायचं? स्प्रॉट म्हणजे अंकुरण, अंकुरणे, अंकुर. पण हा बसणार नाही सर, अंकुर. हा समुद्र म्हटलं तर बोटीचा शब्द बसेल. हरिनाम जातयो. हा, याच्यामध्ये हा जातयो म्हणजे हा जो आहे ना, हा सर, हा म्हणजे त्यांचं रेस जे आहे ना, म्हणजे काय त्याला आपण कास्ट म्हणू शकतो आपण. म्हणजे शत्रूंच्या जी रेस जे आहे, काय म्हणतो त्याला, रेसचा मतलब आपण काय म्हणतो आपण याच्यात? शर्यत? नाही 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 नाही, वर्ग असतो ना आपला एक, वर्ग वर्ग वर्ग. हा हा, तो म्हणून आहे इथे अर्थ. म्हणजे शत्रूंचा रेस जो आहे, म्हणजे त्याला आपण, हा, रेस, रेस, ती रेस आपली. हा, म्हणजे काय म्हणतो ना आपण, एक प्रकारची जात, प्रकार, जात, आणि त्या प्रकारचं एक प्रकारचं कस्टम हे आहे, त्याला दिलेला शब्द आहे. ओके, तो आहे म्हणजे शत्रूंचा जो समूह आहे, त्या जातीचा समूह आहे, ग्रुप आहे. हा, किंवा शत्रूंच्या जो जातीचा समूह जो आहे तो काय जलधिस्मिन म्हणजेच काय? हा, जलधिस्मिन, समुद्रातील. हा, समुद्रातील समुद्रामध्ये समुद्रामध्ये बोटीद्वारा किंवा नावेने जातात, असं त्याचा. बरोबर. हा, बरोबर. सर, हा शब्द कुठे शोधत, म्हणजे काही कॉम्बिनेशन जमतच नव्हतं का? नाही, जातीवरनं मी ते लक्ष करा. हा ज्याचा मूळ जाती आहे, जाती, हा, जाती शब्द आहे, त्याच्यावरनं तो जातयो तयार झालेला. जसं ओके ओके, हा, स्त्रीलिंगी नाही येणार आहे ना, हा मुनियो, मुनियो सारखा शब्द आहे, मुनयो, स्त्रीलिंगी नाही येणार. हा, ओके ओके सर, मुनी, मुनी सर. हा, मुनी सर, काय मुनी सर. आता आपल्याला जाती आपण मराठीमध्ये स्त्रीलिंगी वाटतो आपल्याला, पण हा शब्द पुल्लिंग मध्ये, पालीमध्ये पुल्लिंग मध्ये येतोय. बरोबर, मुनीच्या याच्यामध्ये तो.
हा मुनीच्या गटात बसतो. मुनीचे हा मुनी शब्दाप्रमाणे. हा हा. ओके. कोण? आणि सर हा असा जाती शब्द आहे ना सर, परत एकदा 10व्या वाक्यामध्ये आला होता. मुनयो जातिंग निधिंग चजंती. म्हणजे मुनियो हा मुनी शब्दातून आलेला आहे, त्याला यो लागला प्रत्यय, अनेक पटमा अनेक वचन, अनेक मुनी. आणि जातिंग, आता हा जाती शब्द इथे आला आणि त्याच्यावर अनुसार आला, तर हा आपण द्वितीया एक वचन घेतलं तर मग आपण याचा तोच पॅटर्न वापरून सर तुम्ही सांगितलं आधी त्याप्रमाणे एक प्रकारची जात आहे, असं करता येईल का? की जसं शत्रूंची आपण समूह. मुनयो आहे का तिथे अनेक वचनामध्ये? हा, इथे मुनयो आहे, मुनयो आहे अनेक वचन. सांगा, वाक्य सांगा, मी मुनयो. एक मिनिट. मुनयो जातिंग. जातिम असं आहे का? हा, जातिंग आहे, बरोबर सर. निधिंग, निधिंग, निधी निधीवरती अनुसार, निधी निधी त्याच्यावरती अनुसार, धीवरती अनुसार. चजंती, चजंती क्रियापद आहे, चजंती. हा, त्याग करतात. हा, त्याग करतात, सोडतात. अच्छा 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 अच्छा. जातिंग निधिंग असा. हा, जातिंग. त्याला कनेक्ट. हो सर. हा, ओके. तर इथे मग मी थांबलो तसं जातींचा अर्थ मला काय कळायला नाही, तर मग वाक्य पूर्ण होतच नव्हतं. हा, आता याच्यामध्ये कसं आहे, जा हा मूळ शब्द आहे, धातू. आलं लक्षात? अच्छा. हा हा, त्याचा अर्थ होतो जन्म. अच्छा, ज्यापासून जन्म हा मूळ शब्द झाला. ओके. हा हा. जातीन जो आहे निधी शब्द आहे का? हा सर, निधी शब्द आहे का? हो, निधी, निधी आहे, निधिंग. बरोबर आहे, तुम्ही बरोबर लिहिलेलं आहे. निधी म्हणजे धन म्हणू आपण. कारण काय याच्यामध्ये नुसता अनुस्वार, वेलांटी, मात्रा जरी चेंज झाला ना तर लगेच अर्थ बदलतो. त्याच्यामुळे खूप पर्टिक्युलर बघावं लागतं. निधी बरोबर आहे सर. निधी म्हणजे हिडन ट्रेचरर दाखवलं म्हणजे आपण धन म्हणून तो बरोबर येतो वाक्यात. याला आपल्याला म्हणजे अर्थ असा एक्सपेक्टेड होता की अनेक मुनी जन्मतः ते धनाला सोडतात, म्हणजे लेफ्ट करतात, त्याग करतात, म्हणजे मोडतात, म्हणजे ते असं. पण ते आता कसं एक्झॅक्टली काय असायला पाहिजे? त्याला मी बघून सांगतो तुम्हाला. कारण हा जाती शब्द जो आहे हा ऍक्च्युली द्वितीय विभक्तीमध्ये आलेला आहे. बरोबर 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 सर. हा, एक वचनात आलेला आहे. तर त्याचा जात मुनयो जाती निधीन. तर बघा याच्यामध्ये काइंड ऑफ असा पण त्याचा अर्थ आहे. अच्छा अच्छा, काइंड ऑफ किंवा सॉर्ट ऑफ पण अर्थ आहे. आलं लक्षात? ओके. म्हणजे अनेक मुनी काइंड ऑफ काय म्हणतो मनी जे असतील त्या प्रकार. धन घेतला मी त्याच्यामध्ये, हिडन ट्रेजर म्हटलं. हा, त्याचा त्याग करतात असा पण त्याचा अर्थ आहे. ओके. आणखी याच्यात फिलॉसॉफिकली सर धरला ना तर जातिंग निधिंग म्हणजे काय, जन्म घेण्याचा जो काही भाग जो आहे ना तो पण त्याग करतात असा पण त्याचा अर्थ. ओके. हा म्हणजे पूर्ण जन्म होऊच नाहीये, माझा पूर्ण जन्म होऊ नये.
असं या म्हणायचं. हा भाग आपलं अभ्यास क्रमांक किती आहे काही दिलेलं आहे का मी त्याच्यावर काही नाही ना? काही नाही सर, ते असं दिलेलं नाही कुठलं. तुम्ही दिलेले हे जे सेंटेन्स चालेल, आहे चालेल. मी हे असं काही आणखी एक्सरसाइज डिटेल नाही कुठं. डिटेल व्यवस्थित तुम्हाला त्याचं ट्रान्सलेशन करून पाठवतो. हो हो, ओके खूप खूप सर. ओके. खूप खूप धन्यवाद सर. टटकेंना काही म्हणायचं होतं का? टटकेंनी हँड रेस केला होता. हा बोला, दत्ता टटके. सर ते पहिलं जे होतं अरिनं जातयो जलदिस्मी पोते न गच्छन्ति आहे ना सर. अरिनंग ज्ञातयो तर नाही सर, कारण जाती म्हटल्यानंतर जाती यो व्हायला पाहिजे ना सर. ते जाती यो व्हायला पाहिजे, जाती हो नाही जातयो. तो शब्द ज्ञातयो होऊ शकतो, म्हणजे की नातेवाईक वगैरे असतात ना सर, तो असू शकते. हो बरोबर आहे ना, नातयो होऊ शकते सर. हा, जातीयो नाही होऊ शकत, जातयो नाही होऊ शकत, जातीयो असायला पाहिजे मग. तर मग किंवा नातेवाईक असेल, नातयो असं होऊ शकतं सर. ते आता पुस्तकामध्ये बघतो मी नेमका काय शब्द, म्हणजे टायपिंग मिस्टेक आहे का काय आहे ते बघता येईल. असं होऊ शकते. आणि आता शेवटचं वाक्य, मुनयो जातिंग निधिंग तजंती गिरिस्मी वसंती, हा जे आहे ना, इथे पण सर मुनी जन्मास संपत्तीच त्यागतात असं पण होऊ शकते. म्हणजे जन्म घेण्यापासून तो त्यागू शकतो मुनी, किंवा संपत्ती त्यागू शकतो, असा पण अर्थ होऊ शकतो त्याचा सर. आहे ना सर? बरोबर. जन्म आणि धन, संपत्ती, हा धन यांना त्यागतात आणि पर्वतावरती राहतात, असं होऊ शकतं सर. असं पण होऊ शकतं. पण मी तुम्हाला बुक मध्ये नीट व्यवस्थित येतं पण ज्ञाती आहे का जाती आहे ते बघून तुम्हाला त्या दोघं शब्दांचे आपल्या वाक्यांचे अर्थ पाठवतो व्हॉट्सअपला. ओके. ओके सर, चला, थँक्यू सर, थँक्यू. ओके, वेलकम. भैसारे, यथार्थ, सीमा जाधव. काय काय प्रॉब्लेम आहे सगळ्यांना? बोला फटाफट, एक 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 एक. जय हिंद सर. बुद्ध आहे. हा बोला. मी दिशा गायकवाड बोलत आहे सर. आपण ते सर्टिफिकेट कोर्स बाबत बोललो होतो, तर माझं रजिस्ट्रेशन झालेलं आहे. मी फॉर्म भरला आहे, परंतु मी जेव्हा तिथे फोन केला सर, तर त्यांनी बोलले की बाय हँड तुम्हाला तिथे सबमिट करायचं आहे. त्याच्याबद्दल थोडं माहिती दिली तर बरं होईल. बरं, मी चौकशी करून तुम्हाला उद्याच्याच दिवशी सांगतो. मी उद्या जाणार आहे मुक्त विद्यापीठामध्ये. तर हे सगळे आता नवीन ते चान्सलर आलेत, व्हीसी, तर त्यांनी बरेचसे नवीन बदल केला आहे, तर ते बघून मग तुम्हाला मी कळवतो. ओके ओके सर, थँक्यू. ओके ओके. अमरनाथ चौधरी.